राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा बहुत गर्म है क्योंकि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन का पर्चा खारिज हो गया है। इस बिना पर कि उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेन थी उनके खिलाफ, और उस कंप्लेन का खुलासा उन्होंने अपने नॉमिनेशन भरते समय, जो हलफनामा होता है जिसमें अपने सारे आपराधिक रिकॉर्ड बताए जाते हैं, उसमें नहीं किया था। और विपक्षी उम्मीदवार को इसी का मौका चाहिए था। उन्होंने मौका ताड़ते हुए ये बात निर्वाचन आयोग को बताई और निर्वाचन आयोग ने उनका पर्चा खारिज कर दिया। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस ने तमाम घोड़े खोल लिए हैं और वो निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उनको ज्ञापन भी दिया है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है और इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया है, उसके नियमों के मुताबिक अब केवल और केवल कांग्रेस के पास एक ही उपाय रह गया है कि वो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, क्योंकि अब तो उनका नामांकन रद्द हो गया है मीनाक्षी नटराजन का, तो ऐसे में वो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इलेक्शन पिटीशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और वहां अपनी गुहार लगा सकते हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है, जो आला अधिकारी सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि ये सारे अधिकार अभी आरओ के पास उसमें अभिहित होते हैं और आरओ का फैसला अंतिम होता है। लिहाजा अब निर्वाचन आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बात और तीर, कमान से निकला हुआ तीर वापस लौट कर नहीं आता। तो अब उनको दूसरा उपाय करना पड़ेगा। लेकिन कानून क्या कहता है? क्या कोई प्राइवेट कंप्लेन जब नामांकन का पर्चा भरा जाए तो उस समय भी उसमें शामिल करना जरूरी है? इस पर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान, इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया के जानकार आर के सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं। आर के सिंह जी, आपका इस बातचीत में स्वागत है। थैंक तो यू। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है, उसमें कानून की रोशनी क्या कहती है? उसकी रोशनी में क्या क्या दिखाई देता है आपको? संजय जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है या जो पूरा मसला है, उसके तह में राइट टू नो योर कैंडिडेट, ये लगभग एक फंडामेंटल राइट के तौर पे वोटर्स को मुहैया हो गया है। ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये जो आपका क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड क्रिमिनल कंप्लेंट्स या क्रिमिनल केसेस जो आपके अगेंस्ट में है कैंडिडेट्स के, वो नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रोग्रेसिव जजमेंट्स में इसका प्रावधान किया था। अब यहाँ पे एक बड़े यूनिक सिचुएशन पैदा हो गई है। अब जो कैंडिडेट हैं उनका ये तर्क है कि हमने कोई कंसीलमेंट नहीं किया, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने कंसीलमेंट किया है। अब क्या किया है? अब यहाँ पे चार चीजें बिल्कुल एक जिसमें कहते हैं हम डिस्कशन में है। पहली ये है कि शिकायत, समन, नोटिस और लंबित। यही इन्हीं चार चीजों पे बहस चल रही है आज के डेट में, कि ये शिकायत है कि समन है कि नोटिस है, और इसको क्या माना जाएगा कि ये मुकदमा लंबित है। अगर है लंबित तो इसका डिक्लेरेशन क्यों नहीं किया गया, इसका कंसीलमेंट क्यों किया गया? अब इसमें देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में दो तरीके हैं जो एफआईआर दर्ज होते हैं और इन्वेस्टिगेशंस होती है। एक तो आप पुलिस के पास सीधा जाते हैं और एफआईआर दर्ज कर देते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। दूसरा एक तरीका है जब आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और मजिस्ट्रेट वो कंप्लेन लेता है और उस कंप्लेन पे बीएनएस की धारा 223 के तहत एक नोटिस इशू करता है। और नोटिस इशू करने के बाद जिसके अगेंस्ट में ये कंप्लेन है, उसको ये मौका दिया जाता है कि प्लीज यू कम एंड एक्सप्लेन कि आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा एक कंप्लेन आया है, इस पे कार्रवाई या समनिंग क्यों ना की जाए या कॉग्निजेंस क्यों ना लिया जाए। तो यहां पे आप देख लीजिए कि वंस द कंप्लेन इज मेड, वंस द नोटिस इज बीइंग इशूड, द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ हैज स्टार्टेड। आप समझ रहे हैं जो हम बात कह रहे हैं ना? एक बार बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ही कंप्लेन न्यायालय में भी फाइल हो गया तो प्रोसेस जो है क्रिमिनल लॉ का वो सेट इन मोशन हो गया। अब आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम गुनाहगार हैं, नहीं है, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन जो प्रोसेस है क्रिमिनल लॉ का, द बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग। और मीनाक्षी नटराजन ने, जो मुझे फैक्ट्स पता चल रहा है, 17 सितंबर 2025 को नोटिस इशू हुआ था। 24 अक्टूबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन ने, उसके वकील ने, उस नोटिस का जवाब भी दिया है। इट बिल्कुल। मीन्स यू हैव ज्वाइंड द प्रोसेस। यस। सो नॉट डिक्लेयरिंग इट इन द इलेक्शन एफिडेविट, इसके दो ही मतलब रीजन हो सकते हैं। या तो ये विलफुल कंसीलमेंट है, या अननोइंगली आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसका खामियाजा दोनों केसेस में आपको भुगतना होगा। क्योंकि जो फॉर्म 26 है,
वो ये सिर्फ नहीं कहता है कि आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर है उसको डिक्लेयर कीजिए, वो स्पष्ट कहता है संजय जी कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई मुकदमा लंबित भी है तो वो हम्म। उसको भी आपको संज्ञान में इलेक्शन कमीशन के लाना होगा। और नोटिस होने का मतलब है, और उस नोटिस का आपका रिप्लाई देने का मतलब है दैट investigation has already started, the criminal process has started and you have also joined it। अगर एक केस होता जहां पे कि नोटिस आपको सर्व नहीं होती लेकिन नोटिस सर्व हो गया होता कोर्ट से और आपको रिसीव नहीं होती किसी कारणवश, तो आप ये इग्नोरेंस फेंस कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपने ये प्रक्रिया को ज्वाइन भी कर लिया है और इसका इसका जिक्र भी इलेक्शन एफिडेविट में आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो ही चीज हुआ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, या तो आपने विलफुल कंसीलमेंट किया है या फिर एक अनोइंगली मिस्टेक हो गया है। तो दोनों में जो रिपरकशन है वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे। और आपने अपने ओपनिंग तो रिमार्क में या बिल्कुल तो मासूमियत है या फिर शातिरपना है। ये दोनों चीजें हैं, या तो मासूमियत है या सातिरपना है, बिल्कुल सही बात है। और ये स्टैब्लिश्ड लॉ है, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि एक बार जब इलेक्शन प्रक्रिया ऑन हो जाती है तो जुडिशरी या कोर्ट्स अपने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में उस प्रक्रिया के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अदरवाइज वो नॉन एंडिंग हो जाएगी। और इस बात की तकसीद 1986 में अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है कि किसी भी इलेक्शन पिटीशन को आनन फानन में डिस्पोज नहीं करना है, क्योंकि जो राइट टू इलेक्टेड है राइट टू नॉन इलेक्टेड से कम नहीं हो सकता उनका राइट। तो अब जो भी होगा, आपने बिल्कुल सही कहा है, इलेक्शन खत्म होने के बाद ही हो पाएगा। तो आज के इसमें डेट में आर के सिंह जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली दफे जब मनीष सिसोदिया का मैटर था हाई कोर्ट में जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत में, तो उन्होंने उसमें भी ये बोला था कि जब तक चार्ज फ्रेम ना हो जाए, जब हम्म, तक उसमें प्रक्रिया आगे ना हो जाए, तब हम्म, तक चार्ज फ्रेम होने से पहले तक उसको डिक्लेरेशन करना कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि जिसमें 2021 और 24 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला देते हुए ये सारी बातें कही गई, तो वो किसी अलग संदर्भ में था या ऐसे ही नहीं नहीं संदर्भ में? नहीं नहीं, वो फैक्ट्स बिल्कुल अलग थे, उस केस के फैक्ट्स बिल्कुल अलग थे। इसको कहीं कहीं कोई ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है। ये प्रिलिमिनरी स्टेज में बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि शुरुआती दौर में ही आपने एक मटीरियल कंसीलमेंट किया है, जो आपके शब्दों में कहें या तो शातिरानापन है या मासूमियत है। वो मटीरियल कंसीलमेंट एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी में आ गया और उस स्क्रूटनी का जवाब आपके पास कुछ नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं उसको एकदम बिल्कुल वैलिडेट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आपकी उम्मीदवारी को खारिज कर दी, क्योंकि उसको किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो मैंडेटेड हैं कि 26 जो फॉर्म 26 के प्रावधान है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। अदरवाइज जो दूसरा कैंडिडेट था उनके ऊपर ये इल्जाम लगा देता कि आप मीनाक्षी नटराजन की तरह बायस्ड हैं। हम जो आप कह रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि अगर 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 इलेक्टोरल ऑफिसर इस चीज की संज्ञान इस स्टेज पे नहीं लेता और इंतजार करता कि चार्जशीट फाइल हो ना हो, तो वो 26 जो फॉर्म 26 का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं टॉस पे चला जाता। और ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक बार जब आपने पूरी प्रक्रिया अदालत में ही ज्वाइन कर ली, तो क्रिमिनल प्रोसेस को तो आपने ज्वाइन कर लिया, तो उसको नहीं डिक्लेयर करने का कोई रीजन नहीं हो सकता है। वो उसकी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। जी यही बात इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारी भी कह रहे हैं कि अब हम बिल्कुल। मीटिंग में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि आरओ का अधिकार सर्वोच्च है। आरओ ने जो कह दिया वो लास्ट वर्ड है। अब उस लास्ट वर्ड में क्या करना है वो अदालत डिसाइड करेगी, और अदालत करेगी चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद। यानी मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के पास फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है करने को, और उन्हें आरओ की बातें माननी ही पड़ेंगी। फिर चाहे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, वो आरोप प्रत्यारोप अब या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होंगे। नहीं, बिल्कुल वस्तुस्थिति यही है, आपको इलेक्शन पिटिशन के थ्रू ही उसको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले डिसीजन। अब बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अब ये पावर्स नहीं है। वंस वंस दैट ऑर्डर हैज बीन पास दे कैन नॉट रिकॉल इट, रीजन बीइंग कि जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी तो ऑब्जेक्शन रेस करेगा ना साहब। आप उसके राइट को कैसे सबवर्ट कर सकते हैं? एंड बिल्कुल। दिस इज एन ऑफिशियल ऑर्डर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होती है किसी भी चुनाव में, वो एक जुडिशियल फंक्शन भी डिसाइड करती है, वो मतलब वो एक जुडिशरी के रूप में भी काम करती है।
तो वैसे सिचुएशन में अपने ही ऑर्डर को वो रिव्यू करके किसी दूसरे कैंडिडेट के राइट को सबवर्ट कर दे, ये उनके भी अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। अब इनके ऑर्डर को सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। वो रिव्यू में भी इतने बड़े ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करते, क्योंकि ये माइनर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये रिजेक्शन का केस है आउटराइट। रिजेक्शन को अब किसी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप रिस्टोर नहीं कर सकते। अब आप चूंकि अभी हमारे दर्शकों के साथ ये सारी जानकारियां साझा कर रहे हैं, तो मैं एक और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये सारी प्रक्रिया है, ये जो चल रहा है, और ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत है या चुनाव के अलग नियम है? किस कानून के तहत गाइडेड होता है? देखिए, हमारी पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव की, अमूमन वो तीन चीजों पर डिपेंडेंट रहती है। एक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स एक्ट है, और हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये गाइडलाइंस होते हैं। उससे इतर जो सुप्रीम कोर्ट के टाइम टू टाइम जजमेंट्स आते रहे हैं, जैसे दागी दागी उम्मीदवारों पे जजमेंट रहा है, वो भी अब तो आज के डेट में स्टैचू का रूप, एक लॉ का रूप धारण कर लिया है। तो ये चार पांच एक ऐसी फ्रेमवर्क है जिसमें हमारी पूरी इलेक्शन प्रक्रिया गाइडेड होती है। आपने अभी देखा कि एक बहुत लंबी लड़ाई पिछले 1.5 साल से एसआईआर को लेकर चल रही है। उस एसआईआर में कानूनी पक्ष से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन्वॉल्व है। तो इसके केस में सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था, आप याद कीजिए। उस गाइडलाइन में स्पष्ट क्या कहा गया था कि जो दागी उम्मीदवार हैं उनके लिए पैमाने क्या क्या होने वाले हैं, और आपको मैंडेटरली डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्लस इलेक्शन कमीशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो धारा 329 है वो भी इसमें एप्लीकेबल होती है, वेयर बाय यू हैव टू कम क्लीन ऑफ योर एंटीसीडेंट्स। तो मोटा मोटी यही तीन चार एक ऐसे लॉ हैं जो जो यहाँ पे गाइडेड हो रहे हैं। जी। तो इस पूरी बातचीत का लबोलुआब ये हुआ कि ये प्रक्रिया जिसमें मीनाक्षी नटराजन को अपने खिलाफ जो भी आपराधिक मुकदमे हैं या जो भी मामले लंबित हैं, उनकी जानकारी दे देनी चाहिए थी। तो ये ऐसा होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक टाइप की दवा थी जो लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना लेने से नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। रखते ना लेने से तो नुकसान तो हो ही गया ना, और ये बड़ा नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई बहुत यथाशीघ्र नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्शन के पिटिशन जो हैं वो बाई जुडिशियल कॉन्साइंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाई जुडिशियल कॉन्साइंस एक बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत ही डिसाइड होते हैं। उनको आनन फानन में डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वही अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी में ही निर्णय था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन पिटिशन कोई भी हो, आप उसको आनन फानन में डिसाइड नहीं करेंगे, तभी सीपीसी के सारे प्रावधान जो होते हैं इलेक्शन पिटिशन में हाई कोर्ट में फॉलो किए जाते हैं। तो मेरा ये मानना अपने जाती तौर पे ये है कि इसमें कोर्ट, इसके लिए कोर्ट के पास भी बहुत स्कोप नहीं है इंटरफेयर करने के लिए। जी। तो इसमें बातचीत का लबोलुआब ये रहा कि अब ऐसी भूल हो गई है, यानी ऐसा गलत मोड़ काट दिया है कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने कि अब यू टर्न बहुत दूर जाकर है। हो सकता है कि जब तक यू टर्न आए तब तक राज्यसभा के 6 साल का कार्यकाल भी पूरा हो जाए, क्योंकि कानून की चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन महीन पीसती है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।